प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग जो है कि दिल्ली सल्तनत के विस्तार के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने अभी तक जो है कि पाठ में जो है देखा कि विभिन्न राजवंशों ने 5 राजवंश जो है कि दिल्ली सल्तनत में जो है कि विस्तार किए, उसका दिल्ली सल्तनत का उसमें राज किए। अब हम लोग देखेंगे कि इन सभी जो है कि राजाओं ने किस प्रकार दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। तो हम लोग देखते हैं कि आपने आप किताब में जो है कि देखिए दिल्ली सल्तनत के विस्तार पर जो है कि इसको हम लोग ध्यान से सुनिए आप लोग, और ध्यान से किताब पर देखिएगा भी, ये बहुत समझने की बात है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने समय समय पर अपनी सीमा का विस्तार किया। 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत का विस्तार विस्तृत नहीं था। सबसे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देते हुए बंगाल, बिहार और ग्वालियर पर अधिकार जमाया। क्षेत्र विस्तार में बहुत कठिनाइयां थी। दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध तक जो है कि प्रांतों पर नियंत्रण करना बहुत कठिन था, और जो है कि खराब मौसम और युद्ध के चलते और बगावत के चलते भी जो है सल्तनत के जो अधीनस्थ राज्यों से जो है कि उसका संपर्क टूट जाता था, और अफगानिस्तान की तरफ से जो है हमला की भी आशंका बनी हुई थी रहती थी हमेशा। बाद के दिनों में साम्राज्य का विस्तार जो है मुख्य रूप से गयासुद्दीन बलबन, खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में देखने को मिलता है। सल्तनत काल में जो है सैन्य विभाग की स्थापना हुई। सर्वप्रथम बलबन जो है कि इसका श्रेय जाता है सैन्य विभाग के लिए। इसने आंतरिक विद्रोह का जो दमन जो है कि बलपूर्वक जो है कि बलबन ने किया था। बलबन ने जो है 40 दासों का संगठन का भी जो है दमन किया था, है ना। अलादीन की दक्षिण विजय का भी जो है का श्रेय जो है कि मलिक काफूर को जाता है ना। इसने देवगिरी, तेलंगाना, द्वार समुद्र और वारंगल और पांड्य राज्यों पर जो है कि विजय अलाउद्दीन को दिलाई। उसके बाद आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में के मध्य प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। हालांकि दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआती व्यवस्था जो है अपेक्षाकृत बहुत कमजोर थी, मगर 150-200 साल के बाद जब मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक जो है इस उपमहाद्वीप में एक विशाल क्षेत्र जो है इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था, है ना। इससे शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से भी कर वसूलते थे। अब जरा सोचिए कि सल्तनत काल में इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रभाव कैसे रखा जाता होगा। 12वीं सदी के आखिरी दशक में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें बनी, है ना। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बसाए गए प्रथम शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली एक होना या पुराना शहर कहा गया है। बाद में इस मस्जिद को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो है और विस्तार किया। मीनार जो है मीनार 3 सुल्तानों जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई इसकी। अब देखिए यहाँ पे जो है कि चित्र में आपके किताब में जमाली कमाली मस्जिद का है। मस्जिद किसको बोलते हैं? मस्जिद जो है कि यह एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा यानी घुटनों पर जो है माथा टेक कर करते हैं। यानी आराधना जो है घुटने पे टेक कर जिस स्थान पर जो है कि मुसलमान आराधना करते हैं अपने अल्लाह की, उस स्थान को मस्जिद कहा जाता है। अब यहाँ आप अपने पुस्तक में देखिए कि बेगमपुरी मस्जिद क्या है। बेगमपुरी मस्जिद या मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जो है जहाँ पनाह जो है विश्व की शरण स्थली, जहाँ पनाह विश्व की शरण स्थली इसको कहा जाता था कि मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी ये बेगमपुरी मस्जिद, है ना। और इसके बाद जो है कि आप अपने किताब में देखिए एक मोठ का मस्जिद दिया हुआ है ना। ये सिकंदर लोदी के शासन काल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी। मोठ का मस्जिद देखिए, चित्र भी दिया हुआ है यहाँ पर। अब आगे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था कैसी थी। राज्य में शासन व्यवस्था को बनाए रखना किसी भी शासक के लिए बड़ी चुनौती होती थी। अपनी सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले इल्तुतमिश ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को जो है सूबेदार नियुक्त किया, और इन गुलामों को क्या कहा जाता था? बदंगा कहा जाता था फारसी में, है ना।
तो गुलाम नियुक्त करने की परंपरा भी इन्होंने शुरुआत की तथा इन्हें अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो है खरीदते थे। गुलाम को किसके लिए खरीदा जाता था? सैनिक का सेवा के लिए। सल्तनत की सुरक्षा और स्थायित्व जो है कि ये सैनिक शक्ति पर ही निर्भर होने के कारण सुल्तानों के राजस्व और अधिकांश राजस्व का अधिकांश भाग जो है इस पे खर्च होता था, सेना पे खर्च किया जाता था। अब इधर हम लोग देखते हैं कि सल्तनत काल में जो है कि जो प्रारंभिक काल था सल्तनत काल में, शुरुआती दौर में जो है प्रांतों का स्वरूप तो निश्चित था नहीं। अविजित और अर्धविजित विजित जो क्षेत्र हुआ करते थे उसको जो है कि जीतने के बाद क्या करता था, अमीरों में बांट दिया जाता था। इन अमीरों का जो है कार्य उन क्षेत्रों को जीत कर उन पर जो है नियंत्रण नियंत्रण स्थापित करता था और उन क्षेत्रों को जो है एकता और अमीरों को मुक्ति कहा जाता था, है ना। उन क्षेत्र को क्या कहा जाता था जिसको जो है कि ये लोग जीतते थे, अमीर लोग जीतते थे, उसको मुक्ति और एकता कहा जाता था, है ना। जब सल्तनत में स्थायित्व होने लगा तब सुल्तान स्वयं इन क्षेत्रों को जीते थे और जीतने के बाद क्या करते थे, उसको उस विजित प्रदेश को जो है क्षेत्र में विभाजित करके जो है अमीरों को नियुक्त करते थे। सुल्तान जो है इन अमीरों को जो है एक क्षेत्र में से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण भी करते थे। 14वीं शताब्दी में प्रांतों को जो है कि उपखंडों में भी विभाजित किया गया जिसको सिख कहा जाता था। इसका मुख्य अधिकारी जो है सिकवार था, है ना। कुछ समय के बाद सिखों का जो है परगना उपखंडों में विभाजित हो गया जो कई गांवों का समूह होता था। जब सल्तनत का जो है कि पतन होने लगा तब सिख जो है को सरकार तथा परगने को सिख कहा जाने लगा। परगना जो है महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई थी क्योंकि इस स्तर पर प्रशासन और जनता के बीच नजदीक का संपर्क था। अब तक जो है कि आप लोगों ने देखा कि दिल्ली सल्तनत का कैसे विस्तार हुआ और अगले अध्याय में हम लोग अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि झारखंड में इसका क्या प्रभाव पड़ा और कौन कौन से अधिकारी जो थे दिल्ली सल्तनत में जो राजकाट पाठ में सहयोग करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद।